अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रूट प्रेशर। अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि हमने ये देखा है कि रूट्स के अंदर सॉइल से वाटर एंटर किस तरह होता है जाइलम में, और उसके बाद हमने जो फोर्सेस शुरू की हुई हैं वो ये है कि जब पानी जाइलम में पहुंचता है तो उसके बाद अपर पार्ट्स में किस तरह पहुंचता है। तो उसमें मोस्ट इफेक्टिव थ्योरीज हमने सबसे पहले पढ़ी हुई है कोहेजन टेंशन थ्योरी। उसके बाद जो सेकंड फोर्स समझी जाती है वो है रूट प्रेशर। तो आज हम डिस्कस करेंगे रूट प्रेशर को। सो दिस इज द सेकंड फोर्स, दिस इज सेकंड फोर्स जो कि इन्वॉल्व है असेंट ऑफ सैप इन जाइलम। ओके, जाइलम के अंदर जो सैप चढ़ता है, इनके वाटर एंड मिनरल्स की जो असेंडिंग होती है, ऊपर जाने का प्रोसेस होता है, उसमें ये सेकंड फोर्स समझी जाती है रूट प्रेशर। उसके बाद जो रूट प्रेशर है इसको आपने डिफाइन किस तरह करना है, हाउ यू विल डिफाइन द टर्म रूट प्रेशर। कैसे डिफाइन करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल्स ऑफ रूट दैट कॉज अपवर्ड movement of sap in xylem। ठीक है, वो प्रेशर जो कि रूट सेल में जनरेट होता है और उसकी वजह से जो सैप है वो अपर पार्ट में मूव करता है, उस प्रेशर को हम बोलते होते हैं रूट प्रेशर। उसके बाद ये मैकेनिज्म किस तरह होता है, रूट प्रेशर प्लांट्स के अंदर किस तरह जनरेट होता है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है। तो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में ये एक्सप्लेन करना है कि रूट सेल्स में डेफिनेटली हमने लास्ट टॉपिक में ये स्ट्रक्चर पढ़ी है, दीज आर दी एपिडर्मल सेल्स। ये एपिडर्मल सेल्स हैं जो कि रूट्स के बाहर वाले सेल होते हैं। जब हम अंडर माइक्रोस्कोप इसको ऑब्जर्व करते हैं और उसकी जो एक्सटेंशन है उसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सेल्स की लेयर आती है, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, 2 से 4 लेयर्स, वो हमारे पास आती है कॉर्टेक्स की। मैं वेरी शॉर्ट कर रहा हूं, दिस इज कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाद जो नेक्स्ट सेल्स की लेयर आती है जिसमें पाथ डिसकंटिन्यूट भी हो जाता है, उसको हम क्या बोलते होते हैं, that will be called as एंडोडर्मस। और एंडोडर्मस में कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद होती हैं जो कि वाटर को वापस रिपेल करती हैं। और उसके बाद पेरिसाइकल, दिस इज पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के बाद जो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वो वेसल एलिमेंट, यानी कि जाइलम वाला पोर्शन शुरू हो जाता है और उसके गिर्द क्या मौजूद होती है, अदर सेल्स। दीज आर दी अदर सेल्स, यानी कि जो उसको सपोर्ट करते हैं। दिस इज वेरी कॉमन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या होता है, कैसे जनरेट होता है प्रेशर, कि पानी बाहर से, जहाँ पे जो वाटर मौजूद है इन द रूट जोन, जो बाहर वाली साइड पे वाटर के अंदर मौजूद है रूट सरफेस के आसपास, वो कैसे अब्जॉर्ब होगा, वो कैसे अंदर जाएगा पानी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सराउंडिंग सेल्स हैं रूट सेल्स के अंदर, जो अदर देन जाइलम के अंदर, जाइलम के अलावा जो बाकी सेल्स हैं इर्द गिर्द वाले, उनके अंदर जो साल्ट स्टोर हुए होते हैं, उनके अंदर जो साल्ट स्टोर हुए होते हैं, लेट्स सपोज ग्रीन जो हमारा रेड कलर है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द साल्ट स्टोर। ये साल्ट स्टोर हुए हैं उनके अंदर, ये पहले से मौजूद है। और वो सेल एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर दें दी सेल इनटू दी जाइलम सैप। ओके, जाइलम के अंदर वो क्या कर दें, एक्टिवली साल्ट सेक्रीट कर दें, यानी कि जब पानी की जरूरत हुई तो उन्होंने अपना जो साल्ट्स थे उनको सेक्रीट कर दिया विद इन जाइलम सैप। तो जाइलम सैप के अंदर, इन द जाइलम सैप, जो सोल्यूट का पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल वो हाई हो जाता है, यानी कि सोल्यूट ज्यादा हो जाते हैं, जबकि उनके अंदर जो वाटर है वो कम हो जाता है।
ओके, जाइलम के अंदर, जाइलम सैप यानी कि जाइलम के अंदर जो वाटर मौजूद है। तो इस तरह ये प्रेशर, जब यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज, ठीक है, पानी का प्रेशर यहाँ कम है और बाहर वाली साइड पे प्रेशर ज्यादा है। इसी तरह ये जो सेल्स हैं, तो जब प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा तो इधर से जो पानी मौजूद है वो ट्रांसमिट हो जाएगा टुवर्ड जाइलम, वो जाइलम में जाना शुरू हो जाएगा। तो जब यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो फिर इन सेल में भी पानी कम रह जाएगा, तो बाहर से पानी फिर किन सेल में आ जाएगा, एपिडर्मल, एपिडर्मल से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में एंडोडर्मस, एंडोडर्मस से फिर अदर जाइलम। सो इन दिस वे जो साल्ट यहाँ पे सिक्रीशन हुई उससे प्रेशर जनरेट हुआ, तो सारे सेल से जो पानी था वो इधर मूव हो गया। जब इनमें प्रेशर कम हुआ तो सॉइल से यहाँ पर पानी शिफ्ट हो गया। दिस विल कॉज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटर जोन टू इनर जोन, इट मीन फ्रॉम सॉइल टू इनटू द रूट जाइलम। सो जाइलम के अंदर जब पानी जाता है तो फिर उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो जाता है। सो अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रोसेस कितना इफेक्टिव है, व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ रूट प्रेशर। सो अब हम देखेंगे इसकी इफेक्टिवनेस क्या है। सो नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। इसकी हम देखेंगे इफेक्टिवनेस। व्हाट आर द इफेक्टिवनेस ऑफ रूट प्रेशर। ये जो प्रोसेस है ये दिस इज लीस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, ड्यूरिंग डे टाइम ये प्रोसेस लीस्ट इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि तब जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल, जो हम टूहिजन टेंशन थ्योरी में पढ़ा था कि जो टेंशन की फोर्स है वो इनफ है टू पुल वाटर टू अपर पार्ट्स, अपर पार्ट्स में वाटर को मूव करवाने के लिए वो एक इनफ फोर्स है। उसके लिए जरूरी ही नहीं है कि कोई और फोर्स इन्वॉल्व हो। ओके, ये ड्यूरिंग डे टाइम ये इफेक्टिव नहीं है, ट्रांसपायरेशन से ही हो जाता है। ये सिर्फ किन प्लांट्स में इफेक्टिव है? इट इज इफेक्टिव, इट इज इफेक्टिव कब? नंबर 1 जब ट्रांसपायरेशन लो हो, एंड नंबर 2 जो प्लांट शॉर्ट हो। प्लांट क्या हो? प्लांट शॉर्ट इन साइज, और प्लांट का साइज जो है वो छोटा हो, उस वक्त इफेक्टिव है। उसके बाद जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, क्योंकि फिर ट्रांसपायरेशन नहीं होती, ह्यूमिडिटी हाई इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, तो ये तब जो है ये प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव होता है, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी। ये तकरीबन जो प्रेशर जनरेट होता है यहां से यहां तक ये 100 से 200 किलो पास्कल है। कभी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि 800 किलो पास्कल तक पहुंच जाए, लेकिन ये फोर्स बड़े प्लांट में जो पानी की अपवर्ड मूवमेंट है उसके लिए इनफ नहीं है कि पानी अपर पार्ट्स में पहुंच सके। सो ये शॉर्ट प्लांट के लिए इफेक्टिव है। उसके बाद इसी से मिलता जुलता एक मैकेनिज्म इसके अंदर आता है, दैट इज गटेशंस और एक्सुडेशन। इसी से मैच करता हुआ एक प्रोसेस है जिसको हम एक्सुडेशन बोलते हैं या गटेशंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वो प्लांट्स जिनकी, ये प्लांट्स हैं और ये उनके लीव्स, शॉर्ट हाइट प्लांट मैंने बनाया है ये। ओके, ये हमारे पास एक प्लांट है शॉर्ट साइज का। इन प्लांट्स में क्या था कि रोड जोन में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर ज्यादा मिल रहा है उनको, जबकि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसमें भी पानी बहुत ज्यादा है, यानी कि ह्यूमिडिटी हाई है। बाहर भी क्या है, पानी ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी उनकी क्या है, हाई है। ओके, ह्यूमिडिटी हाई। अब इनमें क्या होता है, रूट के अंदर रूट प्रेशर भी जनरेट हो रहा है, इनके साल्ट सिक्रीशन भी हो रही है, तो जिसकी वजह से प्लांट्स को रूट प्रेशर जनरेट होने की वजह से बाहर से पानी एब्जॉर्ब करना पड़ता है। वो पानी एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि साल्ट एक्टिवली सिक्रीट हो रहे हैं उनकी रूट जोन में।
तो पानी भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बाहर भी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी हाई है और ट्रांसपैरेशन भी लो है, इनके पानी पत्तों में से निकल भी नहीं रहा है क्योंकि बाहर पहले ही ज़्यादा है, ट्रांसपैरेशन भी लो है। सो इसके नतीजे में क्या होगा कि प्लांट्स, ये जो स्ट्रॉबेरी वगैरह है, लेट्स सपोज ये प्लांट है, इन प्लांट्स के ये जो लीव्स होते हैं, इनके जो मार्जिन है, ये जो मार्जिन है, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं जिनको हाइडाथोड्स कहते हैं। एट द लीफ मार्जिन, ये नजर नहीं आते, मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूं, दीज आर हाइडाथोड्स ग्लैंड्स, ये हाइडाथोड्स हैं। इनकी ये एबिलिटी है कि ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी है उनको स्टोर कर सकते हैं। सो जब कंटिन्यूटी पानी की आती जाती है, पानी आता जाता है, तो इन पे प्रेशर पड़ता है, तो पानी सीपेज करते हुए, पानी निकलते हुए ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ड्रॉप बाय ड्रॉपलेट्स, यहाँ पर ड्रॉप टू ड्रॉप बन के वो यहाँ से नीचे जाता रहेगा और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। सो ये कोई ड्यू नहीं है, ये पानी के ड्रॉपलेट हैं जो हाइडाथोड्स ग्लैंड से टपकते हैं। इन सेक्रेशन को, जो कि हाइडाथोड्स की ग्लैंड से बनी है, इसको एक्सुडेशन भी कहते हैं, गटेशन भी कहते हैं। और इसमें जो मेजर फोर्स इन्वॉल्व है वो भी क्या समझी जाती है, रूट प्रेशर दैट जनरेटेड इन दिस प्लांट, और ये स्ट्रॉबेरी के अंदर मोस्ट कॉमन प्रोसेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट प्रेशर। उसके बाद रूट प्रेशर से ही एक मिलता जुलता नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको हम एक्सुडेशन बोलते हैं। अब हम उसको देखते हैं। इम्बाइबेशन, सॉरी नॉट एक्सुडेशन, इम्बाइबेशन। थर्ड फोर्स जो समझी जाती है पानी की मूवमेंट में, सैक ने ये बताया था 1874 में कि गटेशन भी इन्वॉल्व हो सकती है। सैक इन 1874 सैक क्या कहता है कि प्लांट्स में के जो आपके सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, जो वही आपको दोबारा से मैंने बताए हैं कि सेल के, लेट्स सपोज ये सेल्स हैं ऐसे, दीज आर दी सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, और उसके बाद दीज आर दी सेल्स ऑफ एपिडर्मस, ये एपिडर्मस के सेल्स हैं जो उसकी एक्सटेंशन, और ये किसके सेल हैं, एंडोडर्मस के, ये एंडोडर्मस के। और उसके बाद शुरू हो जाती है जाइलम। जाइलम भी डेफिनेटली ऐसे लॉन्ग पाइप है ना, अगर हम प्लांट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें, उसको काट कर देखें, तो जाइलम भी तो ऐसे हमारे पास उनकी जो हम लाइन ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर पानी जाता है तो फिर वो ऊपर मूव करता है। हम पहले साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि पानी इसमें अंदर एंटर होता है और उसके बाद यहाँ से पानी अपवर्ड मूव जाता है। जब बाहर से पानी एपिडर्मस में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मस में, जाइलम में एंटर हुआ, फिर कोहेजन टेंशन थ्योरी से ऊपर जाता है या फिर इससे रूट प्रेशर से ऊपर जाता है। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक इम्बाइबेशन से क्या होता है कि कहते हैं ऐसे नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो इस ये कम है सेल वॉल ऑफ जाइलम सेल, ये सेल्स है ना, इनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड पैक्टिन। डेफिनेटली सबको पता है सेलुलोज की कंपोजिशन वो सेल वॉल को बनाती है। और कहता है कि जो ये जो सेलुलोज, ये जो कंपोनेंट्स मैंने बोले हैं जो इसकी सेल वॉल को बना रहे हैं, जाइलम की सेल वॉल को, दे हैव ग्रेट अफिनिटी फॉर वाटर, उनमें पानी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कहते हैं कि पानी आता है, इधर से पानी जैसे एंटर हुआ किसी भी पाथवे से, तो ये जो सेल हैं दीज विल बी स्वेल, ऐसे फूल जाते हैं पानी जज्ब करने के बाद। जिस तरह हम पानी में हाथ डुबोएं और हमारे हाथ नहीं ये नरम हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐसे इम्बाइब हो जाते हैं। इसी तरह जब ये इम्बाइब हुआ है तो ये वाला सेल भी क्या हो जाएगा, उससे ऊपर वाला वो भी इम्बाइब हो जाएगा, पानी उसके पास पहुंच गया। जब नीचे वाला सेल होगा उससे ऊपर वाला भी ऐसे हो जाएगा, उससे ऊपर वाला होगा फिर ये भी इम्बाइब हो जाएगा बड़े साइज का, और फिर उसके बाद ये भी होता जाएगा, ये भी होता जाएगा, तो पानी ऊपर वाले पार्ट्स तक पहुंचता जाएगा ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ सेल, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय दी सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। तो कहते हैं कि इस तरह पानी ऊपर चढ़ता चला जाता है, अंदर नहीं जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। और जब पानी की जरूरत नहीं होती ये सेल पानी को लॉस कर देते हैं। इट मीन कि अब पानी जब जरूरत नहीं है तो ना ही सेल से पीछे से ये सेल इम्बाइब करेंगे ना ये वाले करेंगे। इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस होता है जो इम्बाइबेशन का, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है।
इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि सेल को जब पानी की जरूरत नहीं है तो दैट विल नॉट टेक अप वाटर फ्रॉम आउटर जोन, वो जज़ब नहीं करेगा। उसके बाद ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है इम्बाइबेशन की, वो ज़्यादातर समझी जाती है जर्मिनेटिंग सीड में। जर्मिनेटिंग सीड में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। उसकी रीज़न ये है कि जब किसी प्लांट को आप पानी ये सीड लगाते हैं और उसका जो एम्ब्रियो है वो यहाँ पर मौजूद है, उसने बाहर निकलना होता है सीड से, तो सीड कोट उसका हार्ड है, दिस इज सीड कोट, और उसकी नेचर क्या होती है सीड कोट की, दिस इज हार्ड, ये हार्ड है, तो एम्ब्रियो कैसे बाहर जाएगा। तो बाहर से फिर क्या हम करते हैं, जैसे सीड लगाते हैं तो हम बाहर से पानी भी ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि जब ये पानी इसकी सेलुलोज या जो बाहर वाली कवरिंग है उसके साथ कॉन्टैक्ट करेगा, इट विल बी इम्बाइब, ये स्वेल हो जाएगा। जैसे ये स्वेल होगा उसके नतीजे में सीड कोट नरम हो गया, जो यहाँ पे एम्ब्रियो था दैट विल बी मूव आउट इन द फॉर्म ऑफ सीडलिंग। सो इससे जर्मिनेटिंग सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, अदरवाइज इसको टाइम लगना था। सो इसकी ये इंपॉर्टेंस थी इम्बाइबेशन की। So this was the third force that involved in transport of water from lower parts to upper parts. And the very last topic जो आता है हमारा इसके अंदर वो है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का हरगिज ये मतलब ये नहीं है कि आप प्लांट का सर फाड़ दिया तो उसका जो ब्लड है वो निकल आया, नो। ब्लीडिंग का पर्पस ये है कि आप प्लांट्स, कुछ प्लांट के अंदर, जिस तरह कनाडा में मोस्ट प्लांट हैं, मैपल है, इस तरह हमारे शुगर, ये जो एप्पल का ट्री है, उसको जब आप उसको कट करते हैं, प्रून करते हैं, कट करते हैं, आपने ऐसी कोई चीज़ मार दी, वो कट लग गया, प्रून किया, इनके उसकी छंदाई कर रहे थे, उसको शेप दे रहे थे, प्रूनिंग कहते हैं उसको, उसमें कट लग गया, वो कट इतना डीप लग गया, बाउंडिंग हो गई है कि जो कट था दैट पेनिट्रेट इनटू द जाइलम एज वेल, जाइलम की जो ट्यूब थी उसके अंदर भी कट वो गया है। और इन प्लांट्स में ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ रूट प्रेशर, ये हाई था रूट प्रेशर नीचे अंडर सॉइल, और दूसरा इन प्लांट्स में जो जब रूट प्रेशर ज्यादा था तो पानी भी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इनके जाइलम में पानी भी ज्यादा जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी ज्यादा था। दीज आर द टू फैक्टर। जब रूट प्रेशर ज्यादा है, साल ज्यादा जज़ब कर रहे हैं, वहाँ की जो मिट्टी है कनाडा में वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और मिनरल ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो रूट प्रेशर भी ज्यादा डेवलप होगा, पानी भी ज्यादा जज़ब होगा, उससे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी डेवलप होगा। आपने कट किया तो कट करने की वजह से उन प्लांट्स के यहाँ पर आपको मटीरियल निकलना शुरू हो जाएगा। उस मटीरियल को जब वो निकलता है उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। इसकी इतनी ज़्यादा अमाउंट होती है कि 10 to 15 लीटर्स पर डे आप कलेक्ट कर लेते हैं। इवन कुछ ट्रीज के साथ जो बड़े हाइट के हैं टैप लगी होती हैं, टूटियाँ लगी होती हैं, और पैप पेनिट्रेट किया जाता है जाइलम में, और वो उससे निकालते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, शुगर है उसके अंदर, और वो एज ए प्लांट हनी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो देयर आर टू फोर्सेस इन्वॉल्व इन ब्लीडिंग, एक रूट प्रेशर है और दूसरा कौन सा प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द जाइलम एंड फ्रॉम सॉइल टू जाइलम। और ये हमारा टॉपिक जाइलम वाला और पानी और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ फूड मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। अल्लाह हाफिज़।